हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का फोर्थ वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले रूलिंग द कंट्री साइड जो चैप्टर थर्ड है हिस्ट्री का, इसकी हम 3 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं और ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए वो तीनों वीडियो लेक्चर्स को, उसके बाद इस चौथे वीडियो लेक्चर को देखिए। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स यानी थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी परमानेंट सेटलमेंट की, साथ ही साथ परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा क्रिएट किए गए प्रॉब्लम्स की। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हम महलवारी सेटलमेंट की। जी हाँ, हम महलवारी सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट के बाद आया था उसकी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इस सिस्टम में क्या होता है, और आज हम मुनरो सिस्टम की भी स्टार्टिंग कर देंगे जिसमें मुनरो सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो बिना कोई समय गवाए चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो दूसरा सेटलमेंट आया है जिसे कहा गया क्या, महलवारी सेटलमेंट। जी हाँ, इसे महलवारी सिस्टम या फिर महलवारी सेटलमेंट भी कह सकते हैं। जैसे वो परमानेंट सेटलमेंट था, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, क्या क्या काम करना था, उसी तरह से उस सिस्टम को खराब होने के बाद, उस सिस्टम को फेलियर के बाद हमने देखा कि उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि कल्टिवेटर्स को बहुत ऑपरेट किया जाता है, जमींदार को बहुत डिफिकल्टी होती है हाई रिवेन्यू पे करने में, साथ ही साथ और भी कुछ प्रॉब्लम की लैंड फिक्स है, सॉरी रिवेन्यू फिक्स है, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कल्टिवेटर्स को लोन भी लेना पड़ता था, है ना, इस सब तरह की प्रॉब्लम्स जो थी वो परमानेंट सेटलमेंट को एक फेलियर बनाती थी। यानी परमानेंट सेटलमेंट आया था अच्छा सिस्टम टैक्स को कलेक्ट करने का, लेकिन ये सिस्टम अच्छा बना नहीं रह पाया, इसने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी और ये पूरा सिस्टम क्या होगा, क्रैश कर गया ना, पूरा सिस्टम फेल हो गया। यानी परमानेंट सिस्टम वाज अ परमानेंट सेटलमेंट वाज ए फेलियर सेटलमेंट एंड इट वाज अ फेलियर सिस्टम। तो फिर अगर कोई सिस्टम फेल होता है तो उसकी जगह नया सिस्टम लाया जाता है। तो जब परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया तो उसकी जगह एक नया सेटलमेंट, नया सिस्टम लाएगा जिसे क्या कहा गया, महलवारी सेटलमेंट। जी हाँ, उसे नया सिस्टम, नया नाम दिया गया महलवारी सेटलमेंट। तो चलिए हम बात करते हैं कि महलवारी सेटलमेंट क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस महलवारी सेटलमेंट में क्या क्या एक्शंस एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो सबसे पहली बात कि महलवारी सेटलमेंट को बनाया था किसने, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। याद रखिएगा, हु इंट्रोड्यूस महलवारी सेटलमेंट, तो हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस महलवारी सेटलमेंट कौन सी ईयर में, 1822 में। जी हाँ, 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने परमानेंट सेटलमेंट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। दूसरी बात कि ये क्या है, परमानेंट सेटलमेंट जो था वो फेलियर था, इस वजह से आया है। यानी कि अगर परमानेंट सेटलमेंट फेल नहीं होता तो नया सिस्टम, यानी कि हमारा जो नया सिस्टम है कौन सा, महलवारी सेटलमेंट, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं होता। यानी व्हाट वाज द रीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग महलवारी सेटलमेंट, द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ महलवारी सेटलमेंट इज द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जी हाँ, परमानेंट सेटलमेंट फेल हुआ है, इसीलिए क्या है, महलवारी सेटलमेंट आया है। तो चलिए हमने बात कर ली है महलवारी सेटलमेंट के इंट्रोडक्शन की, कि इसे बनाया किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने। कौन सी ईयर में, 1822 में। और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, फेलियर। द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ महलवारी सेटलमेंट। तो अब हम बात करेंगे कौन से एक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं महलवारी सेटलमेंट में। सो स्टूडेंट, लेट अस टॉक अबाउट द महलवारी सेटलमेंट। व्हाट इज महलवारी सिस्टम, we will introduce about it and we will discuss what is like this। तो चलिए हम महलवारी सेटलमेंट की बात करते हैं कि किस प्रकार से है, जिस तरह से ये महलवारी सेटलमेंट है, क्या वो परमानेंट सेटलमेंट से मिलता है जस्ट लाइक इट इज और डिफरेंट फ्रॉम इट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने जानते हैं कि महलवारी सेटलमेंट इसलिए आया है क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ, फेल हुआ है। तो अगर परमानेंट सेटलमेंट फेल नहीं होता तो महलवारी सेटलमेंट आता क्या, नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। महलवारी सेटलमेंट क्यों आया है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्यों फेल हुआ था, उसके भी कुछ कारण है, हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय परमानेंट सेटलमेंट। तो प्रॉब्लम्स जो थी उन्हीं का वजह से, वही कारण है परमानेंट सेटलमेंट के फेलियर्स के, और उनके वजह से ही फेल हो गया। तो फेलियर के बाद क्या आ गया, महलवारी सेटलमेंट आ गया, जिसमें हमने पढ़ा कि महलवारी सेटलमेंट को हॉल्ट मैकेंजी ने बनाया 1822 में, जबकि परमानेंट सेटलमेंट बना था 1793 में। तो चलिए हम देखते हैं कि इस महलवारी सेटलमेंट में कौन सी एक्टिविटीज, कौन से एक्शन थे, क्या होता था, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि इन दिस सिस्टम कलेक्टर्स वर आस्क्ड टू विजिट द विलेजेस, इंस्पेक्ट द लैंड, मेजर द फील्ड एक्सेट्रा। इसमें कहा गया कि जो भी एरिया का कलेक्टर है वो क्या करेगा, एक एक गांव में जाएगा, एक एक गांव में विजिट करेगा, हर एक गांव में पहुंचेगा
वहां की जमीन को इंस्पेक्ट करेगा, यानी मुआयना करेगा, यानी कितनी जमीन किधर है, कितनी जमीन खेती वाली है, कितनी जमीन खेती वाली नहीं है, कौन से खेत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, कौन से खेत कम प्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्ट द लैंड, मेजर द फील्ड, खेतों को नापो, किसके पास कितनी जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ है, 5 एकड़ है तो उससे ज्यादा टैक्स लो, 3 एकड़ है तो थोड़ा कम टैक्स लो, जिसके बाद 10 एकड़ और ज्यादा टैक्स लो। यानी अब टैक्स फिक्स नहीं है, अब जो रिवेन्यू दिया जा रहा है वो फिक्स नहीं है। अब रिवेन्यू क्या हो रहा है, कलेक्ट कैसे किया जा रहा है रिवेन्यू को, अब रिवेन्यू को जिस हिसाब से खेत है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, जिस हिसाब से लैंड है, फील्ड है, उसी के हिसाब से रिवेन्यू दिया जाए। तो ये सिस्टम थोड़ा बेटर है किससे, परमानेंट सेटलमेंट के, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको भी फिक्स देना है, जिसके पास कम जमीन है उसको भी फिक्स देना है। और इसकी वजह से जो अमीर होते थे उनको आसानी होती थी परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स पे करने में, जो गरीब होते थे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। लेकिन इस जो सिस्टम में महलवारी सेटलमेंट में क्या किया गया है, गरीब जो है जिसके पास कम जमीन है उसे कम टैक्स देना है, उसके हिसाब से उसे टैक्स कैलकुलेट करके देना है, और जो अमीर है उसे हिसाब से उसे टैक्स देना है। जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा टैक्स भरेगा, जो गरीब है वो थोड़ा कम टैक्स भरेगा। इस तरह का सिस्टम था किसमें, महलवारी सेटलमेंट में। और ये कैसे डिसाइड होता, तो कहा गया कि हर कलेक्टर को कहा गया कि वो गांव में जाएगा। द कलेक्टर्स वर आस्क्ड टू विजिट विलेज, इंस्पेक्ट द लैंड, वो गांव में जाएगा, जमीन का मुआयना करेगा, कितनी लैंड खेती के लायक है, कौन सी जमीन खेती वाली अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, किस खेत में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, किस खेत में कम प्रोडक्शन है, ये सब जांचेगा। उसके बाद वो खेतों को नापेगा, ही विल मेजर द फील्ड, वो खेतों को भी नापेगा, किसके पास ज्यादा खेत है, किसके पास कम खेत है, ठीक है। उसके बाद द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज डन टू कैलकुलेट द टैक्स। हर प्लॉट का, हर खेत का जो हिसाब लगाया जाता और उसी हिसाब का इस्तेमाल किया था रेवेन्यू कलेक्ट करने में। यानी पर एकड़ अगर किसी को भी 10,000 टैक्स देना है तो जिसके पास 2 एकड़ होगा उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20,000। जिसके पास हाफ एकड़ ही होगा उसको कितना देना पड़ेगा, 5,000। यानी अपने खेत के हिसाब से, जिस पर्सन के पास जितना खेत है, जितना लैंड है, उसी हिसाब से रेवेन्यू का एस्टिमेशन किया गया है। ये किस सिस्टम में हो रहा है, सब कुछ महलवारी सेटलमेंट में हो रहा है, ठीक। और द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज रिवाइज पीरियडली, इसमें रिवेन्यू फिक्स नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट में कि रिवेन्यू वाज फिक्स परमानेंटली, बट इन दिस सिस्टम महलवारी सेटलमेंट सिस्टम डिजाइन्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 द ईयर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे रिवेन्यू का अमाउंट क्या है, फिक्स नहीं है। हमें रिवेन्यू देना तो है, यहाँ के लोगों को रिवेन्यू देना तो था, लेकिन इसमें फिक्स रिवेन्यू नहीं देना था। यानी कि रिवेन्यू जो है वो पीरियडली रिवाइज होगा। मान लीजिए कुछ सालों बाद क्या हो रहा है, किसी ने ज्यादा जमीन खरीद ली, 5 एकड़ से 8 एकड़ कर लिया, तो अब उसका टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या किसी की जमीन बिक गई है, उसके पैसा नहीं है, उसने जमीन बेच दी, परेशानी में है, तो उसे टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। या फिर खेत में कभी कम प्रोडक्शन होता था, कुछ साल बाद चल के ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, तो सरकार ज्यादा फायदा कमा सकती है टैक्स को फिर से ज्यादा कैलकुलेट करके। ये सारे सिस्टम थे किसमें, महलवारी सेटलमेंट में। The charge of collecting revenue was given to the village head, not the जमींदार। और इस बार क्या किया गया, पिछली बार तो किंग को और तालुकदार को क्या बना दिया, जमींदार, और उनको भी बोला कि टैक्स कलेक्ट करो। लेकिन अब टैक्स कलेक्ट करने का चार्ज, यानी कि भार, यानी कि पावर बोलते हैं जिसे, टैक्स कलेक्ट करने का चार्ज मतलब टैक्स कलेक्ट करने की पावर, जिम्मेदारी किसे दी गई है इस बार, उस गांव के विलेज हेड को, यानी उस गांव के जो मुखिया होगा ना, उसे जिम्मेदारी दी गई कि आप ही अपने गांव से पूरा टैक्स कलेक्ट करो, जमा करो, किसको दो, कंपनी को, यानी कि ब्रिटिशर्स को दो। तो ये सारा सिस्टम रखा गया है किसमें, महलवारी सेटलमेंट में। तो हमने पढ़ा महलवारी इस महलवारी सेटलमेंट के बारे में कि दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजे इन द ईयर 1822। और सवाल ये आता है कि हॉल्ट मैकेंजे ने ये सिस्टम को लाया ही क्यों, महलवारी सेटलमेंट को लाया ही क्यों गया। तो सीधा सीधा जवाब है कि द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट was the result of introduction of महलवारी सेटलमेंट, कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो फेल हो गया था ड्यू टू द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। न्यू सिस्टम दैट इज महलवारी सेटलमेंट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजे इन द ईयर 1822। तो ये आपके सवाल का जवाब। अब इसमें क्या होता था, इसमें कहा गया कि सारे कलेक्टर्स उस गांव में जाएंगे, कलेक्टर्स आर आस्क्ड टू विलेज इंस्पेक्ट द लैंड एंड मेजर द फील्ड। उन्हें कहा गया कि वो गांव में जाएंगे, साथ ही साथ जमीन का मुआयना करेंगे और देखेंगे किसके पास ज्यादा जमीन है, किसके पास कम, और ये भी देखेंगे किसकी जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, किसकी जमीन में कम होता है। उसके बाद ये क्या करते थे, खेतों को नापते थे, दे मेजर द फील्ड, और जो डेटा आता था किसके पास कितना खेत है, एक एक प्लॉट का, एक खेत का पर्टिकुलर क्या बनता था, टैक्स कैलकुलेट किया जाता था, और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता था, पीजेंट को, फार्मर को टैक्स देना पड़ता था, ठीक। और जो टैक्स देना भी है, एक बार कैलकुलेट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि फिक्स हो गया हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। मान लीजिए वो 6 महीने में सब काम करना है तो 6 महीने तक वही रहेगा, या 1 साल में 1 सीजन, या अगले 2 सीजन तक यही सिस्टम चलता रहेगा। फिर अगले 2 साल बाद फिर से सिस्टम, वो फिर से कलेक्टर आएंगे, फिर से गांव में घूमेंगे, फिर से जमीन नापेंगे, फिर से नया कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर से टैक्स नया बनाया जाएगा, कितना टैक्स अब देना है। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है पीरियडिकली रिवाइज होते रहेगा, यानी जो गलतियों को दूर किया जाएगा
ठीक है। ये परमानेंट सेटलमेंट की तरह सिस्टम वाला नहीं चल रहा है कि एक बार फिक्स कर दे तो फिक्स कर दे, वैसा नहीं होगा इसमें पीरियोडिकली रिवाइज करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और इस बार इसमें खास क्या हुआ कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या करना था, टैक्स जमा करने का पावर किसको दिया गया था, जो राजा से तालुकदार थे उनको दिया गया था चार्ज, लेकिन इसमें अलग है। इस महलवारी सेटलमेंट में क्या किया गया है, टैक्स जमा करने का, टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसे दिया गया है, हेड ऑफ द विलेज को, नॉट द जमींदार। यहाँ जमींदार को पावर नहीं मिली है, यहाँ गांव के मुखिया को, हेड ऑफ द विलेज को पावर दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा महलवारी सेटलमेंट। सो स्टूडेंट्स, महलवारी सेटलमेंट को इंट्रोडक्शन लेने के बाद, उसे पढ़ लेने के बाद, और हमने भी जान लिया कि उसे क्या क्या एक्टिविटीज थी, उसे किसने इंट्रोड्यूस किया, कब ईयर में इंट्रोड्यूस किया, सब कुछ पढ़ लेने के बाद अब हम अपने पढ़ रहे हैं तीसरे सिस्टम की ओर, जिसका नाम है द मुनरो सिस्टम। जी हाँ, इसके पहले हम परमानेंट सेटलमेंट पढ़ चुके हैं, वो पहला सिस्टम था। फिर हमने दूसरा पढ़ा महलवारी सेटलमेंट, वो हमारा दूसरा सिस्टम था। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं जिसे कहा गया है क्या, मुनरो सिस्टम कहा गया है। क्या कहा गया इसे, मुनरो सिस्टम। इसे एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया, मुनरो, थॉमस मुनरो, हेक्टर मुनरो, इसे उसके नाम पे रखा गया है, जिसे मुनरो सिस्टम कहा गया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं थॉमस मुनरो की, उसने सिस्टम क्यों बनाया, कैसा बनाया, कैसे कैसे हुआ है, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानकारी रखते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये भी परमानेंट सेटलमेंट के फेलियर पे आया था। जी हाँ, जब परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया था तो ये भी कुछ पार्ट में, जिस समय में दूसरा सिस्टम चल रहा था, कौन सा सिस्टम चल रहा था, इसके पहले जो मैंने पढ़ा महलवारी सेटलमेंट, उसी समय में इस सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। ये भी कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट के जैसा था कि क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, हो गया तो इसी को चलाएंगे, नहीं तो हमारा दूसरा महलवारी सेटलमेंट का सिस्टम तो चल ही रहा है। तो उसी के बेस पर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे कहा गया क्या, मुनरो सिस्टम। तो इसे क्या होता था, इसमें किस तरह की चीजें थी, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या होने वाला था इसमें, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मुनरो सिस्टम को। तो सबसे पहली बात, मुनरो सिस्टम के और भी नाम है, जैसे कि मुनरो सिस्टम को रैयतवार या फिर रैयतवारी सिस्टम भी कहा जाता था। इट इज ऑल्सो नोन एज रैयतवार और रैयतवारी सिस्टम। द मुनरो सिस्टम वॉज ऑल्सो नोन एज रैयतवार और रैयतवारी सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है कि मुनरो सिस्टम के दो नाम है। कौन से दो नाम, एक तो मुनरो सिस्टम है, इसके अलावा और भी दो नाम है, रैयतवार या फिर रैयतवारी। इस रैयत का मतलब क्या होता है, पीजेंट्स, यानी डायरेक्ट पीजेंट से काम लेना है ना। इस सिस्टम में वही था, इसलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, इसे रैयतवारी बोलते हैं। क्यों बोला गया तो उसके जवाब हम सुनते हैं आगे। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। जी हाँ, ब्रिटिशर्स का एक पर्सन था जिसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, उसी ने ये सिस्टम बनाया है। कौन सा सिस्टम, मुनरो सिस्टम। बाद में इस कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के सिस्टम को, जो कि मुनरो सिस्टम है, उसको इंट्रोड्यूस करके और डेवलप कर दिया गया, ठीक है ना। जब कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने अपना सिस्टम मुनरो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो इसका नाम था रैयतवार या फिर रैयतवारी सिस्टम था, ठीक। इन्होंने अभी मुनरो सिस्टम नाम नहीं दिया क्योंकि इनका नाम मुनरो नहीं है ना, इन्होंने नहीं बनाया सिस्टम। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था रैयतवार या फिर रैयतवारी सिस्टम। बाद में उनके इसी सिस्टम को और डेवलप कर दिया और उसमें रूल्स रेगुलेशन चेंज किया और अच्छा बना दिया गलतियां निकाल के। किसने, थॉमस मुनरो ने। जी हाँ, थॉमस मुनरो ने किसके सिस्टम को डेवलप कर दिया, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को। इसलिए इस नए सिस्टम को किस नाम से जाना लगा, द मुनरो सिस्टम। पहले इसका नाम था रैयतवार या फिर रैयतवारी सिस्टम। जब किसने बनाया इसको, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। फिर बाद में उनके इस सिस्टम को फर्दर डेवलप किया किसने, थॉमस मुनरो ने। और रैयतवार और रैयतवारी सिस्टम को किस नाम से जाना जाने लगा, फिर द मुनरो सिस्टम के नाम से जाने लगा, ठीक है। और इस सिस्टम में अलग क्या था परमानेंट सेटलमेंट से, तो इसमें जो सेटलमेंट किया जाता था ना, टैक्स लेने और देने का सिस्टम जो चलता था वो डायरेक्ट कल्टिवेटर से। पहले क्या होता था, कंपनी हायर करती जमींदार, जमींदार बोलते थे कल्टिवेटर को, फिर कल्टिवेटर टैक्स देता था किससे, पीजेंट से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंपनी डायरेक्ट टैक्स देगी किससे, डायरेक्ट किससे, कल्टिवेटर से। तो पहले सिस्टम कैसा जुड़ता था, पीजेंट्स होते थे ना, तो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स को संभालते थे कौन, कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स यानी खेत में कल्टीवेशन करवाने, जिसका खेत रहता था उगाते थे। कल्टीवेटर से टैक्स को लेता था उस वक्त, फिर जमींदार देते थे, है ना। अब जमींदार फिर किसको देते थे, जाके कंपनी को टैक्स दे देते थे, रिवेन्यू। यानी कंपनी ने बोला जमींदार हायर किए, जमींदार लोग कल्टीवेटर से ले रहे हैं और कल्टीवेटर किससे ले रहे हैं, पीजेंट से, ठीक है। फिर आया हमारा दूसरा सिस्टम महलवारी सेटलमेंट। उसमें हमने देखा कि अब जमींदार नहीं रहते हैं, अब कौन रहता है, विलेज हेड रहता है। यानी कंपनी विलेज हेड से टैक्स लेती है, विलेज हेड कल्टीवेटर से लेता होगा, कल्टीवेटर्स पीजेंट से लेते होंगे। तो ये सिस्टम अभी लंबा चलता था। फिर अब जो मुनरो सिस्टम आया है, इसमें डेवलपमेंट किया गया। इसमें क्या किया कि अब कंपनी डायरेक्ट किससे टैक्स देगी, कल्टीवेटर से। वो डायरेक्ट जमींदार के पास नहीं जाएगी, ना ही वो किसी विलेज हेड के पास जाएगी, ना राजा ना तालुकदार को जमींदार बनाएगी। वो डायरेक्ट किसके पास जाएगी, अब कल्टीवेटर से। बोलेगी तुम अपने पीजेंट से टैक्स वसूलो, पीजेंट देंगे कल्टीवेटर्स को, कल्टीवेटर्स देंगे किसको, कंपनी को, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है। कौन सा सिस्टम, ये मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम का डिजाइन कुछ इस तरह से, इस तरह से ग्राफ आप समझ सकते हैं पूरी तरह से, है ना। कंपनी ने हायर किए कौन लोग, कल्टीवेटर्स को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप क्या करो, अपने पीजेंट से टैक्स दो, किसे ला कर दो, हमें ला कर दो। तो ये किस सिस्टम में हो रहा है, मुनरो सिस्टम में हो रहा है, ठीक। तो आप इस सिस्टम को अलग कैसे पाते हैं परमानेंट सेटलमेंट से।
परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, कंपनी बोलती थी जमींदार को, राजा तालुकदार हायर करती थी, उनको जमींदार बनाती थी और बोलती थी कि आप कल्टीवेटर से टैक्स हो, फिर कल्टीवेटर किससे लेते थे, पीजेंट से। तो इतना लंबा सिस्टम चलता था। फिर आया हमारा दूसरा सिस्टम महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट में क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, जमींदार ने हायर किए, अब उन्होंने क्या किया, विलेज हेड को बोला काम करने के लिए कि विलेज हेड टैक्स लेंगे, किससे, पर पर्सन से, पर पीजेंट से टैक्स लेंगे। अभी वो कल्टीवेटर से नहीं थे, किससे थे वो, कंपनी ने लाया विलेज हेड, और विलेज हेड किससे ले रहा, डायरेक्ट पीजेंट से। लेकिन अब जो नया सिस्टम आया मुंडो सिस्टम या फिर रैयतवार या फिर रैयतवारी सिस्टम, इन नए सिस्टम में और डिफरेंट वर्क हो रहा है। कैसा डिफरेंट वर्क हो रहा है, कंपनी अब डायरेक्ट किससे टैक्स दे रही है, कल्टीवेटर्स को। कंपनी कहती है कि कल्टीवेटर्स, ना कोई जमींदार, ना कोई विलेज हेड, ना कोई किंग, ना कोई राजा, ना तालुकदार, डायरेक्ट कल्टीवेटर से कांटेक्ट करेगी, कौन, कंपनी, और बोलेगी आप पीजेंट से इतना टैक्स तो हमें ला कर दो, फिर आप चाहे जितना भी टैक्स दो, हमें इतना टैक्स मिलना चाहिए। तो ये सिस्टम क्या कहलाया, मुंडो सिस्टम कहलाया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसका, मुंडो सिस्टम का। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया महलवारी सेटलमेंट के बारे में। हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ ही साथ उसमें जो भी एक्टिविटीज ऑपरेशन सिस्टम परफॉर्म होते हैं, महलवारी सेटलमेंट का वर्किंग कैसा है, सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मुंडो सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने पढ़ा कि मुंडो सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसमें किस तरह से चेंजेस हैं, और ये मुंडो सिस्टम कैसे परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट से अलग है, और इसे मुंडो सिस्टम या फिर रैयतवार या रैयतवारी सिस्टम क्यों कहते हैं, ये सब हमने जाना। तो आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप देखते रहिए, तब तक के लिए विद्यास्थली वाले सर।